टाइम पे चेक करेंगे। उसमें क्या क्या देखते हैं, आपका कोई भी हैंगिंग पार्ट या लूज पार्ट, जैसे ऑपरेटिंग हैंडल रॉड, पुश रॉड या एंड पुल रॉड, कंट्रोल रॉड या एम्प्टी लोड असेंबली, एयर होस, एक्सल एंड कैप, ब्रेक बीम, हॉरिजॉन्टल लीवर ब्रैकेट, एआर सेट, फ्लोर चैनल। ये कुछ एक एग्जाम्पल लिखे गए, लेकिन अगर आपको कोई भी वहां पे हैंगिंग पार्ट दिखता है तो आपको उसको नोट कर लेना है कि फला बैगन में कोई हैंगिंग पार्ट दिख रहा है। रोलिंग इन में और भी क्या देखते हैं, असाधारण चाल, जैसे ट्रेन की चल अवस्था में बैगनों की असाधारण चाल तथा ऐसा कोई भी निरीक्षण जो बैगन की संरक्षा से संबंधित हो अथवा संरक्षा को प्रभावित करता हो, ऐसे दोषों की जांच करें। असाधारण चाल हिंदी लिखने में कभी कभी दिक्कत होती है, जैसे आपका जब बैगन गाड़ी चलेगी, अगर उसमें कहीं स्किडिंग रहेगा, व्हील में अगर कहीं स्किडिंग रहेगा या फ्लैट प्लेस रहेगा तो उसकी आवाज आएगी। आपने कभी कभी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे होगे, बगल से अगर कोई मेल एक्सप्रेस पास होती रही होगी तो आपको भी लगता होगा कि कुछ कोचेज तो स्मूथली पास होते हैं, कुछ कोच जब पास होते हैं तो मतलब पता चला कोई पर्टिकुलर कोच पास हो रहा है तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है। कभी सुना है? सुना है सर। देखे भी है उसके दिन व्हील को। तो वो क्यों आवाज आती है? बाकी अगर मतलब पे आवाज आनी होती तो सारे कोच के पास होने पे आवाज आनी चाहिए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कोच के पास होने पे आवाज इसलिए आती है कि उसके व्हील में स्किडिंग रहती है थोड़ी बहुत, वो उसकी आवाज आती है। तो आपको मतलब उसकी अगर कोई उसमें अनयूजुअल साउंड आ रहा है तो आपको उसको नोट करना है कि इस कोच के मतलब इस वैगन के इस ट्रॉली से अनयूजुअल साउंड आ रहा है। वो साउंड क्यों आएगा? आपके व्हील में फ्लैट प्लेसेज रहेगा। दरवाजे का पैनल, बैगन के खुले अथवा लटके दरवाजे, फटे अथवा एक्सपोडेड साइड एंड पैनल का परीक्षण। आपका जो डोर्स हैं वो डोर का एग्जामिनेशन करना है कि आपके डोर वगैरह सही है कि नहीं है। सीबीसी की ऊंचाई, आपकी जब गाड़ी पास होगी तो बैगन की कम अथवा असाधारण सीबीसी ऊंचाई का परीक्षण है। जैसे सीबीसी दो कपल्ड हैं तो आपको दिख जाएगा कि कोई पर्टिकुलर सीबीसी बहुत ज्यादा नीचा या बहुत ज्यादा ऊंचा तो नहीं है। फ्लैट टायर, फ्लैट टायर मतलब बैगन के व्हील पर फ्लैट टायर अथवा फेस के निशान का परीक्षण है। वो आपको जब गाड़ी चलेगी आवाज से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्लैट प्लेसेज है। अब वो फ्लैट प्लेसेज कितना है वो गाड़ी जब रुक जाएगी आप एग्जामिन करोगे तब पता चलेगा कितना है। तो बैगन में आपको 60 mm तक का फ्लैट प्लेसेज अलाउड है, लेकिन वो 60 mm ड्यूरिंग इंटेंसिव एग्जामिनेशन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि 60 हो गया तब तो डिटैच कर देना है, उससे कम तक अलाउड है। लेकिन 20-25 तक अलाउ करते हैं, अदरवाइज जो रास्ते में बढ़ता जा सकता है तो दिक्कत करेगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि मान लीजिए 59 है तो चला जाएगा, 59 है तो अलाउ नहीं करेंगे। 20-25 या मैक्सिमम 30 तक अलाउ कर देते हैं। कोच में वो भी नहीं करते हैं, कोच के लिए वैसे 50 mm है वो। स्किडिंग, बैगन के व्हील का स्किडिंग होने का परीक्षण। फ्लैट प्लेसेज कहिए या स्किडिंग, दोनों एक ही चीजें हैं। कभी कभी चेन स्किडिंग रहता है तो कई सारी जगहों पे स्किडिंग रहता है। इलाज साउंड बंद करो भाई। एयर प्रेशर, ऑडियो बंद कीजिए, किसी का ऑडियो चालू है। एयर प्रेशर, बैगन से एयर प्रेशर की लीकेज की असाधारण आवाज सुने। जैसे आपकी गाड़ी मान लीजिए जा रही है, कहीं से अगर आपको एयर लीकेज सुनाई दे रहा है जो कि जहां से एयर नहीं निकलना चाहिए, तो वो भी आपको चलती गाड़ी ये जो है ये पता चल जाएगा। बियरिंग, बैगन के बियरिंग की खराबी का परीक्षण करें। जैसे मतलब आपकी गाड़ी चल रही है तो बियरिंग ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो कि आप चलती गाड़ी देख सकते हैं। क्या क्या? असाधारण आवाज, नॉर्मल बियरिंग में कोई आवाज नहीं आती है, अगर उसमें कोई आवाज आ रही है तो आपको सुनाई दे जाएगा।
असाधारण बदबू, मतलब ऐसी स्मेल जो कभी नहीं आपको आती थी वो स्मेल आ रही है। स्मेल आएगी इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसकी ग्रीस जो है जल रही है, बर्निंग स्मेल आएगी, इसका मतलब कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर आपका बढ़ गया है। ग्रीस का पतला होकर टपकना, ग्रीस के छींटे व्हील डिस्क पर पड़ना, उड़ना, मतलब आपके जो बेरिंग के अंदर ग्रीस है, अगर आपकी गाड़ी हॉट एक्सेल हो जाएगी तो वो ग्रीस इतना पतला हो जाएगा कि बेरिंग से, मतलब आपके बेरिंग से बाहर निकलने लगेगा। बाहर निकल के क्या होगा, फिर आपके जो व्हील है उस पर स्प्रेड हुआ दिखेगा। तो कभी भी अगर आपके व्हील पे ऑयली स्प्रेड दिखाई दे, स्प्रेड हुआ दिखाई दे तेल टाइप का, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके गाड़ी में हॉट एक्सेल हुआ है। ग्रीस सील का बाहर निकलना, बियरिंग से धुआं, आग की लपटें निकलना, ग्रीस सील निकल सकती है, या अगर बहुत ज़्यादा हॉट एक्सेल हो जाएगा तो उसमें आग लग सकती है, या आपका बेयरिंग जो है बिल्कुल रेड हॉट दिखेगा। अगर काफ़ी दूर से, मतलब कुछ दूर से हॉट एक्सेल होके आया हुआ है तो आपको बेयरिंग रेड हॉट दिखेगा। एक्सल एंड कैप स्क्रू अथवा कैप का कम होना, एक्सल एंड पे जो कैप रहता है उसके जो स्क्रू रहते हैं, 3 स्टड लगे रहते हैं, अगर वो कोई निकल गया है तो उसको भी आपको देखना है। इसके बाद क्या है, बियरिंग का टेम्परेचर, ट्रेन का यार्ड में रुकने के तुरंत बाद। अब इसके बाद जो पैरा, मतलब 9 नंबर है, ये कब करेंगे, गाड़ी रुक जाने के बाद। अभी वैसे कुछ जगहों पे ड्यूरिंग रन टेम्परेचर मेजर करने के इक्विपमेंट लगाए गए हैं कि मतलब गाड़ी चल रही है और उसके हर एक्सल का टेम्परेचर जो है वो चेक चेक होता जाता है और आपके कंप्यूटर के डेटाबेस में फीड होता जाता है। उसको चेक करने का कोई एक जगह, कोई एक लोकेशन बनाया गया है, वहाँ पे उसको चेक कर लेते हैं कि अभी जो गाड़ी पास हुई है उसके एक्सल के टेम्परेचर कैसे हैं। लेकिन अभी हर जगह नहीं है, अभी अंडर ट्रायल चल रहा है ये। तो आपका बियरिंग का तापमान, बियरिंग का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक लेज़र गन आता है, जैसे यहाँ बीटीसी में आप लोगों के टेम्परेचर चेक किए जाते हैं, वैसे ही लेज़र गन का रहता है, जिससे कि आपका बियरिंग का टेम्परेचर चेक किया जाता है। कब करना है, गाड़ी रुकने के तुरंत बाद, अथवा अगर अदरवाइज पता चला कि आपने गाड़ी रुकने के 1 घंटा बाद गए टेम्परेचर चेक करने, तब तक पता चला बियरिंग आपका ठंडा हो गया, तो अगर हॉट एक्सिल हुआ भी रहेगा तो भी ठंडा हो जाएगा। या बारिश का सीजन है तो और जल्दी ठंडा हो जाएगा, बारिश आ गई तो बियरिंग का तापमान, ट्रेन का यार्ड में रुकने के तुरंत पश्चात बियरिंग के तापमान की जांच करना, टेम्परेचर चेक करना है। यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो बैगन को रैक से अलग करें, सिक करें, सिक लाइन में बेरिंग का गहन परीक्षण करें। अगर उसका टेम्परेचर 90 डिग्री से आपको ज़्यादा मिलता है तो क्या करेंगे, आप उस बैगन को अनफिट कर देंगे और उसको अनफिट करके सिकलाइन में भेज देंगे। सिकलाइन वाले भी क्या करेंगे, नॉर्मली उसका वो व्हील चेंज ही करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका काम है, अगर टेम्परेचर 90 के ऊपर मिल रहा है तो आप उस बैगन को कतई अलाउ नहीं करें। इंटेंसिव एग्जामिनेशन में क्या क्या देखना है, मतलब ये सारे जो अभी पहले भी बताया वही इंटेंसिव एग्जामिनेशन का पार्ट ही है। बैगन बॉडी के पैनल, फ्लोर एवं पुर्जों का परीक्षण एवं मरम्मत करना। आपको जैसा बताया कि बैगन के पूरा अंडर फ्रेम, अपर गियर, सब कुछ आपको चेक करना है, जैसे साइड पैनल, एंड पैनल, रूफ एंड फ्लोर के पैचेज का फटना। अगर मान लीजिए कहीं कोई पैच लगा हुआ था, अगर वो फट गया है तो वेल्डिंग करना, या कहीं अगर फ्लोर टूट गई है उसको रिपेयर कर, जो भी है आपको उसको ठीक करना है। पिलर में अगर क्रैक है, सोल बार से अलग हो गया है तो उसको वेल्डिंग करना। गैजेट कार्नर टॉप, मतलब ये जान लीजिए जो भी टूटा फूटा है आपको सारी चीज़ें ठीक करना है।
कुछ कुछ डिफेक्ट ऐसे रहते हैं कि, या कुछ रिपेयर ऐसे रहते हैं जो कि आप वहीं ड्यूरिंग मेंटेनेंस उसको अटेंड कर लेते हैं। कुछ डिफेक्ट ऐसे रहते हैं कि ड्यूरिंग मेंटेनेंस नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, बैगन को सिक मार के डिटैच करते हैं। आवाज आ रही ना मेरी? यस यस सर, आ रही सर। है। यस सर। ठीक है। हम ये दरवाजों की जैसे डोर की लॉकिंग वगैरह है, ये सारी चीजें चेक करते हैं। कवर्ड बैगन के रूफ का वाटर टाइटनेस हेतु मतलब विजुअल परीक्षण करते हैं। जैसे अगर कोई कवर्ड बैगन है तो उसको विजुअली उसका रूफ चेक करते हैं कि ऊपर कहीं होल तो नहीं हो गया है, कि पता चला कि उसमें अनाज है, और अगर बैगन बारिश का मानसून सीजन है तो बारिश होने लगी हो तो उसमें सारा अनाज भीग जाएगा। बैगन अंडर फ्रेम के पुर्जों का परीक्षण करना। अंडर फ्रेम में आपका क्या है, सोल बार, हेड स्टॉक, सेंटर सील तथा क्रॉस बार का क्रैक होना, फटना, मुड़ना, जंग लगना हेतु परीक्षण करें एवं बैगन को रैक से अलग करें। कुछ चीजें हैं जैसे आपका मान लीजिए जैसे सोल बार है, हेड स्टॉक है, सेंटर सील है, क्रॉस बार है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, मतलब फट गया है, मुड़ गया है, या उसमें कोरोजन ज़्यादा हो गया है, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बैगन को आपको सिक करना पड़ेगा। यहाँ सिक का मतलब होता है कि अनफिट, मतलब कि ये बैगन आपका सर्विस के लिए फिट नहीं है, उसको कहा जाता है सिक कर देना। ठीक है। एक कहीं हो सकता है कुछ और वर्ड यूज करते हों, लेकिन यहाँ पे जो है लिखा भी वही है कि आप एक अनफिट मेमो इशू करते हैं, उस पर लिखा भी रहता है सिक या अनफिट। ठीक है। सीबीसी का एवं पुर्जों का क्रैक होना, घिसा होना, क्षतिग्रस्त होना हेतु परीक्षण करना। आपका जैसे सीबीसी है तो सीबीसी और उसके कंपोनेंट्स की को चेक करते हैं। पहले विजुअली चेक करते हैं, अगर विजुअल में कोई डाउट आता है तो फिर गेज वगैरह लगा के चेक करते हैं। निम्न परिस्थिति में सीबीसी के पुर्जों को बदल दें। नक्कल नोज घिसना 9.5 mm से कम होने पर नक्कल को बदल दें। तो अगर आपका नक्कल नोज 9.5 mm से कम है तो उसको बदलना है। उसके लिए गेजेज रहते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। लॉक पीस घिस जाना, रोटेटरी लीवर असेंबली के लीवर का नुकीला हिस्सा एवं सीबीसी का निचली सतह के बीच की दूरी 25 mm से अधिक होने पर लॉक पीस घिसा हुआ होता है। लॉक पीस बदल दें। इसमें जो आपका ये लॉक लीवर की असेंबली रहती है उसकी बात बता रहा है। वो ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में, मतलब सिर्फ आप ये जान लीजिए करना क्या क्या रहता है। वो जब आप यार्ड में प्रैक्टिकल ट्रेन, जब मतलब एक्चुअल में मेंटेन है, देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको ऑन जॉब काम करना है। ऑन जॉब काम करोगे तो अपने आप वहाँ आपको पता चलेगा। जो आपके साथ में रहेंगे टेक्नीशियन, आप उनसे पूछिए, वो नहीं बता पाते हैं तो आपके जो साहब रहेंगे, जो भी वहाँ इंजीनियर जो भी इंजीनियर डिप्लॉयड रहेगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो बताएंगे। तो ट्रेनिंग का मतलब है कि आप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब है ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि आपको काम भी करना है और उस काम को सीखना भी है कि ये काम कैसे किया जा रहा है। ठीक है। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सैक लीवर प्लेट, सैंक बियर प्लेट घिसा होना, नई मोटाई 6 mm, कंडमिंग मोटाई 1 mm। आपका जो सीबीसी की बॉडी रहती है तो कपलर हेड के पीछे वाले हिस्से को सैंक बोलते हैं। उसके नीचे जो है एक प्लेट लगी रहती है जो कि स्ट्राइकर कास्टिंग पे टच करती है, स्ट्राइकर कास्टिंग पे रेस्ट करता है। तो वो एक वेयरिंग प्लेट इसलिए लगाते हैं कि जो ये घिसे तो हमारी कपलर बॉडी ना खराब हो, यही प्लेट खराब हो।
ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर वो 1 mm रह जाता है तो निकाल देते हैं। कास्टिंग वियर प्लेट घिस जाना, नई प्लेट 8 mm, कंडमिंग मोटाई उसकी 2 mm है। ऑपरेटिंग हैंडल बेंड होना, आपका जो सीबीसी का ऑपरेटिंग हैंडल है अगर वो टेढ़ा हो गया है तो उसको चेंज कीजिए। ऑपरेटिंग हैंडल का ओरिएंटेशन लग घिस जाना, लग की नई मोटाई 16 mm, 1 mm से ज़्यादा घिस जाने पर बदल दें। उसमें एक पीस वेल्डेड रहता है, वो 16 mm मोटा रहता है। अगर वो घिस गया मतलब 1 mm से ज़्यादा घिस गया, अगर वो 15 mm हो गया तो उसको बदल देना है। वियरिंग पीस का ऑपरेटिंग लग ग्रुप गाला घिस जाना, ग्रुप की दूरी 19.5 कंडमिंग 17.5 कंडमिंग है आपका 19 mm। आप देखोगे कि जो ऑपरेटिंग हैंडल रहता है, अभी जैसे एलएचबी कोच का देखे होगे तो वहाँ भी एक गौर से देखना, वहाँ पे एक ग्रुप में एक स्लॉट में रखा रहता है। तो सेम अरेंजमेंट आपका गुड्स में भी रहता है कि वहाँ पे एक स्लॉट रहता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग हैंडल मतलब रखा रहता है। वो स्लॉट का एक विड्थ रहता है और आपका जो ऑपरेटिंग हैंडल रहता है उसके नीचे एक पीस वेल्ड किया रहता है। वो जो वेल्डेड पीस है उसकी मोटाई बता रहा है कि 16 mm रहेगा उसकी चौड़ाई। अगर वो 1 mm घिस गया तो उसको बदल देंगे, और जिस स्लॉट में वो जाके रखा रहता है उसका उसकी चौड़ाई 17.5 mm रहती है। वो अगर घिस के 19 mm हो गया तो फिर उसको बदल देते हैं। ठीक है। रोटेटरी लीवर असेंबली का हुक घिस जाना, रिवेट घिस जाना या लूज हो जाना, ऑक्सिलरी एंटी क्राफ्ट लग घिस जाना, अगर ये सारी चीजें हैं तो उनको चेक करना है। निम्न परिस्थिति में बैगन को रैक से अलग करें, सिक करें क्या? सीबीसी योक ड्राफ्ट का क्रैक होना, जैसे कुछ चीजें तो हैं कि आपकी रिपेयर हो जाती है, जैसे आपका नक्कल अगर घिस गया है तो नक्कल बदली हो जाता है। बदली करने के लिए बस यह है कि बैगन को अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए कि आप वहां पे नहीं कर सकते, उसको सिक करना पड़ेगा। सिक करने में क्या है, सीबीसी योक या ड्राफ्ट अगर वो क्रैक हो गया है तो आपको बैगन को सिक कर देना है, क्योंकि सीबीसी पूरी बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो सिक लाइन में करना पड़ेगा। सीबीसी लगा हुआ मेन एंटी क्रीप लग घिस जाना, अगर ये सीबीसी की बॉडी के अंदर एक एंटी क्रीप लग रहता है, अगर वो भी अगर घिस गया है तो उसके लिए भी सिक करते हैं। ठीक है। ड्राफ्ट वीक होना, सीबीसी का स्ट्राइकर कास्टिंग से प्रोजेक्शन 108 ±25 से कम या अधिक हो तो ड्राफ्ट वीक होता है। ड्राफ्ट गियर के वीक की पहचान क्या है कि अगर आपका सीबीसी जो है स्ट्राइकर कास्टिंग से 108 ±25 mm से कम या अधिक अगर है, बाहर निकला हुआ या उसके अंदर, जैसे कि सीबीसी आपका जो बाहर प्रोजेक्टेड रहता है वो 108 +25, अगर इससे ज़्यादा बाहर प्रोजेक्टेड है इसका मतलब कि आपका ड्राफ्ट वीक हो गया है, और अगर उससे कम भी प्रोजेक्टेड है इसका भी मतलब कि आपका मतलब अगर आपका 108 -25 इससे कम प्रोजेक्टेड है तो भी इसका मतलब कि आपका ड्राफ्ट गियर वीक हो गया है। सीबीसी योक पिन सपोर्ट प्लेट, योक सपोर्ट प्लेट एवं उसके रिवेट लूज होना, उसमें एक ये लगा रहता है, वाईपीएस बोलते हैं, योक सपोर्ट पिन, अगर उसके रिवेट लूज हो गए हैं या आजकल हक बोल्ट लगा रहता है, अगर वो बोल्ट लूज हो गया है तो भी बैगन को सिक कर देता है। व्हील सेट का परीक्षण करना, ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है चक्के पे चलेगी, अगर चक्के में खराबी रहेगी तो आपकी गाड़ी गिर जाएगी। बाकी चीज़ की खराबी में देखिए, रेलवे में अगर आपका व्हील और ब्रेकिंग सिस्टम सही है तो एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के यही दो ही चीज़ें रहती हैं, आपका व्हील और ब्रेकिंग सिस्टम। अगर ये दोनों सही हैं तो एक्सीडेंट मैकेनिकल अकाउंट में नहीं आएगा। व्हील का परीक्षण, ये तो आवाज़ आ रही ना? यस सर। ठीक है। व्हील सेट का परीक्षण करना। व्हील सेट के एक्सल बॉडी पर मेन पुल रॉड के कारण ग्रूव काला होना या अन्य किसी कारण चोट लगना। आपका जो एक्सल रहता है उसके ऊपर से पुल रॉड पास होता है, तो आपका पुल रॉड आपके एक्सल में अगर टच करेगा, क्योंकि जब लोडिंग होती है तो आपकी बॉडी नीचे आती है, तो वो अगर क्लियरेंस सफिशिएंट नहीं रहेगा वहाँ तो वो टच करेगा। क्या होगा, आपके एक्सल पे ग्रूव बनेगा और हो सकता है कि आपका एक्सल वो ग्रूव बनने के नाते टूट जाए। इसीलिए वहां पे अगर कहीं ग्रूव दिखाई दे रहा है तो आपको उस बैगन को सिक करना पड़ेगा। व्हील डिस्क के प्रोफाइल पर व्हील डिफेक्ट या टायर डिफेक्ट गेज की सहायता से परीक्षण करें। आपका जो व्हील है, तो जो पुराने लोग हैं जो पहले ज्वाइन किए थे उनको व्हील डिफेक्ट बताया गया था। आपको विजुअली देखने से भी पता चल जाता है कि इसमें डिफेक्ट हो गया है या नहीं, लेकिन मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ ये डिफेक्ट की तरफ हो, मतलब डिफेक्ट हो गया है। उसको कंफर्म करने के लिए आपको गेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदाज से हो सकता है कि आप एग्जैक्ट रिजल्ट पे ना पहुंच पाएँ। तो हर व्हील पे गेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद आपको देख के भी पता चल जाता है कि इस व्हील पे गेज लगाने की ज़रूरत है। तो जिस पे भी गेज लगाने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं असेस कर पा रहे हैं तो आपको गेज लगा के चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई व्हील डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। व्हील डिस्क पर थर्मल क्रैक, सेल ट्रेड, स्प्रेड रिम, मतलब आपका जो व्हील है उस पर अगर थर्मल क्रैक है वो भी एक व्हील का डिफेक्ट है। व्हील सेलिंग है। व्हील सेलिंग का मतलब कि आपके व्हील में से मेटल चिप ऑफ हो जाता है, पपड़ी बन के मेटल निकल आता है, उसको बोलते हैं व्हील सेलिंग। अगर वो भी है तो भी गाड़ी को सिक करना है। स्प्रेड रिम मतलब आपका जो फ्लैंज है उसके अपोजिट का पोर्शन जो है उसमें मेटल बाहर निकला रहेगा व्हील के फ्लैंज के अपोजिट में, लेकिन वो मेटल जो बाहर निकला रहेगा आपके पूरे पेरीफेरी में नहीं रहेगा, कुछ पोर्शन में रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा। अगर उस टाइप का है तो उसको बोलते हैं स्प्रेड रिम। अगर वो है तो भी आपको व्हील को सिक कर देना, मतलब उस बैगन को सिक कर देना। उपरोक्त व्हील डिफेक्ट पाए जाने पे बैगन को सिक कर दीजिए। बियरिंग का परीक्षण करना। बियरिंग में क्या देखना है, बैगन के आपको आने के टाइम बता दिया कि आपको देख लेना है कि उसका टेम्परेचर 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 90 या उसके ऊपर है तो आपको उस बैगन को अनफिट कर देना है। बियरिंग के पुर्जों में क्रैक, टूट फूट या उनका क्षतिग्रस्त होना पाया जाता है तब बैगन को रेक से अलग करें, उसको सिक कर दें। अगर बियरिंग के कोई पार्ट्स आपको टूटे दिख रहे हैं तो बैगन को आप सिक कर दीजिए। एक्सल एंड कैप स्क्रू लूज अथवा मिसिंग हेतु परीक्षण करें। यदि दो या दो से अधिक एक्सल एंड कैप लूज अथवा मिसिंग हो तो तब ऐसे बैगन को तो बियरिंग को गहन परीक्षण हेतु सिक करें। जैसे वहाँ पे 3 स्टड, अरे 3 बोल्ट लगे रहते हैं, 3 स्टड लगे रहते हैं। अगर आपका 2 स्टड लूज हो गया है या मिसिंग हो गया है तो आपको बैगन को सिक कर देना। अगर एक ही लूज हुआ है या मिसिंग है तो सिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा उसमें लगा के टाइट कर दीजिए। अगर बेयरिंग का ग्रीस आपका पतला है या ग्रीस बाहर निकला हुआ है, मतलब आपके व्हील पे स्प्रेड किया हुआ दिख रहा है ग्रीस, तो भी आपको बैगन को सिक
बोगी, बोगी मतलब जो आपकी ट्रॉली है उसके उसमें क्या, आपको ये सारी चीजें विजुअली चेक करना है। बोगी साइड फ्रेम, बोगी बोस्टर, लोअर प्लैंक, बॉटम पिवोट गाइड, टॉप पिवोट गाइड, इन सब में अगर कहीं क्रैक है तो भी आपको बैगन को सिक कर देना। जैसे आपका साइड फ्रेम है, बोल्स्टर है, लोअर स्प्रिंग प्लैंक है, बॉटम पिवोट है या टॉप पिवोट है। टॉप पिवोट मतलब सेंटर पिवोट, एक सेंटर पिवोट आपके बोल्स्टर पे वेल्डेड रहता है। अगर वहाँ कहीं कोई क्रैक है या टूट फूट है, क्रैक है, तो आपको बैगन को सिक कर देना है। निम्न स्थिति में बोगी के पुर्जों को बदल दें अथवा ठीक से लगाएं। एसएस लाइनर, ये लाइनर वगैरह है कि अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर घिस गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ब्रेक गियर के इंस्पेक्शन में यह है कि आपका अगर ब्रेक ब्लॉक, उस पर कंडमिंग के लिए एक लाइन खींची रहती है। मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है ना? ब्रेक ब्लॉक जो आपके लगे रहते हैं उसमें उसके कंडम की लिमिट के लिए वहाँ पे एक मार्किंग किया रहता है। अगर आपका ब्रेक ब्लॉक उस लिमिट तक पहुँच गया है या मार्किंग नहीं दिख रहा है, अगर वो 10 mm बच रहा है, इसका मतलब आपका ब्रेक ब्लॉक कंडम हो गया, उसको बदली कर दीजिए। ब्रेक ब्लॉक की स्प्लिट पिन, ब्रेक गियर पिन, बल्ब काटर, वाशर इत्यादि कम होने पर नए लगाएं। अगर मान लीजिए कहीं कोई काटर है, पिन है, अगर नहीं है, निकल गया है, तो उसको आपको लगाना है। ब्रेक बीम, फ्लोटिंग लीवर, पुल रॉड, पुश रॉड में लीवर, मतलब ये ब्रेक रिगिंग से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको उनको चेक करना है। अगर कोई पिन बहुत ज़्यादा घिस गया है, बहुत ज़्यादा का मतलब अगर उसमें क्लियरेंस 1.5 mm से ज़्यादा है तो मान लिया जाता है कि वो घिस गया है। आपको देख के भी पता चल जाएगा कि वो पिन या जो फ्लोटिंग लीवर्स हैं वो अगर उसका होल बड़ा हो गया है तो आपको उसको बदली कर देना है। हैंड ब्रेक व्हील एवं स्पेंडल, स्क्रू रॉड, बेवल गियर, आपका जो हैंड ब्रेक है उसको घुमा के देखिए कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो भी आपको उसको ठीक कीजिए, ठीक नहीं कर सकते हैं तभी सिक मारना है। कहीं कई सारे सेफ्टी ब्रैकेट लगे रहते हैं, कोई सेफ्टी ब्रैकेट अगर नहीं है तो उसको लगाइए। उसके बाद आ जाता है आपका एयर ब्रेक सिस्टम के पुर्जों का परीक्षण करना। एयर ब्रेक से रिलेटेड जो है आपको उसका इंस्पेक्शन करना है। एयर ब्रेक पुर्जे क्या, ब्रेक पाइप, फीड पाइप, ब्रांच पाइप का फटना, क्रैक होना, जंग लगने पर बैगन को सिक करें। अगर आपका ब्रेक पाइप या फीड पाइप मतलब उसका जो मेन पाइप है, मेटलिक पाइप, एयर होस नहीं, जो मेटलिक पाइप है, अगर मान लीजिए कहीं लीक कर रहा है तो आपको बैगन को सिक करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरा पाइप बदलना पड़ेगा। अगर आप बदल लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज बैगन को सिक करना पड़ेगा। एयर होस एवं यमी वाशर का फटना, क्रैक होना अथवा मुड़े होने पर बदल दें। अगर एयर होस में कोई इश्यू है, यमी वाशर से लीकेज आ रहा है तो उसको बदल दें। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, ब्रेक सिलेंडर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर या उससे सेफ्टी ब्रैकेट, एंगल कॉक इत्यादि पुर्जों का कम होना अथवा क्षतिग्रस्त होने पे बदल दें। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व एवं एंगल कॉक के हैंडल को उचित स्थिति में रखें। आपका जैसे डीवी है उसका जो ऑपरेटिंग हैंडल है, डीवी को ऑपरेटिंग है मतलब उसका आइसोलेटिंग हैंडल है, हमेशा वो वर्टिकली नीचे रहता है, वर्टिकली नीचे ही रखा जाता है, तभी आपकी डीवी वर्किंग में रहेगी, अदरवाइज वो आइसोलेट हो जाएगी। एंगल कॉक को हमेशा पाइप के पैरेलल में रखते हैं, उस कंडीशन में मतलब उसको ओपन रखते हैं। ब्रेक पावर का एडजस्टमेंट, अब आपके जो ब्रेक मतलब जो आपका व्हील रहता है वो घिसेगा, व्हील के घिसने के बाद में क्या करते हैं, उसका जो पुल रॉड रहता है वो डायमीटर के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 1000 से 892 पर ए पे रखते हैं,
982 981 से यहाँ तक भी ये समझ लीजिए कि इसको जो उसका पाम एंड जिसमें होल रहता है उस होल को आगे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि आपका व्हील जो है सर आवाज कट रही है। अदरवाइज क्या चीज आवाज कट रही है आपकी। नहीं, सबको कट रही है कि सिर्फ तुमको कट रही है? सही आ रही है आवाज सही आ रही है सर। आवाज कट रही है। हाँ, आवाज सही आ रही है। सही आ रही है। सही आ रही है सर। ठीक है, ओके। तो ये आपका है कि बैगन मतलब उसके व्हील डाया के अकॉर्डिंग जो है उसके रूम में से पाम के होल को भी एडजस्ट किया जाता है। एम्प्टी टाई रॉड की लंबाई स्लीव नट द्वारा 890 mm पर सेट करें। आपका जो एम्प्टी टाई रॉड रहता है उसकी लेंथ जो है 890 mm रखना चाहिए। अगर वो कम ज़्यादा है तो उसकी लंबाई कम ज़्यादा करने का ऑप्शन रहता है, स्लीव नट रहता है, उससे कम ज़्यादा करके 890 करके उसको टाइट कर दीजिए। आपका इसमें ऐसे भी लगा रहता है स्लैक एडजस्टर, उसका ए डायमेंशन होता है। ए डायमेंशन को आपको 70 ± 0 पर सेट करना। ए डायमेंशन मतलब उसके कंट्रोल रॉड से उसके बैरल के हेड के बीच का डिस्टेंस रहता है, वो ए डायमेंशन वो 70 ± 0 रखते हैं। ये से भी यहाँ पे होगा, लगा हुआ होगा शायद। अगर वहाँ लगा हुआ होगा तो वहाँ देख सकते हो, अदरवाइज जब बैगन के मेंटेनेंस में डिपो में जाना तब देख सकते हो, क्योंकि ये से भी आपको बैगन में ही मिलेगा, कोच में नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाता है आपका रैग टेस्टिंग। रैग टेस्टिंग में जैसे जो कल आपको बता दिया था वही रैग टेस्टिंग आपको करनी है कि मतलब आपको लीकेज टेस्ट करना है, सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट करना है, ठीक है। और उसमें टेस्टिंग में आपको मतलब आपको ये देखना रहेगा कि रियर में और फ्रंट में उसके लिए प्रेशर डिपेंड ऑन बैगन दिया हुआ है कि कितने बैगन पे कितना प्रेशर रहेगा। ये वही चीज़ें हैं जो आपको कल मैंने बता दिया था टेस्टिंग के बाद, तो इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। रैग टेस्टिंग हो जाने के बाद में हम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कब इशू करते हैं? रैग टेस्टिंग हो जाने के बाद हम ऑपरेटिंग को मतलब वाईएम को जो मेमो उसने हमको दिया था कि आप इसको एग्जामिन कीजिए, हम उस मेमो को वापस करते हैं ये लिख के कि हमने इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, और उसमें अगर कोई बैगन सिक है तो उसके साथ में एक अनफिट मेमो भी देते हैं, तो उस बैगन को निकाल देगा वो। अगर सारे बैगन सही हैं तो फिर उसके बाद में वो उसमें आउटगोइंग इंजन लगाएगा। अब इंजन लग जाने के बाद फिर हमको उसको बीपीसी इशू करना पड़ेगा, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। आवाज आ रही है? सर आ रही है। बीपीसी के लिए आपका ये बीपीसी कई टाइप के होते हैं, तो एक है उसमें से एंड टू एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड टू एंड एग्जामिनेशन में जो बीपीसी दिया जाएगा उसका एंड टू एंड एग्जामिनेशन में करते क्या हैं, बैगन के रैक का परीक्षण सामान्यतः बैगन के खाली अवस्था में किया जाता है। परीक्षण के पश्चात रैक को लोडिंग स्टेशन तक ले जाया जाता है। रैक के बीपीसी पर गंतव्य स्थान का उल्लेख लोडिंग स्टेशन पर निर्धारित किया जाता है। एंड टू एंड रैक के बीपीसी की वैधता गंतव्य स्थान तक होती है। जैसे आपका जो एंड टू एंड एग्जामिनेशन का रैक रहता है, आपने एग्जामिनेशन करके दे दिया, उसमें ब्रेक पावर परसेंटेज लिखेंगे, डीपी प्रेशर कितना है, एफपी प्रेशर कितना है, फ्रंट में कितना है, रियर में कितना है, ये सब लिखते हैं, ब्रेक पावर परसेंटेज लिखते हैं।
ये दे दिया जाता है। उसमें डेस्टिनेशन भी अगर पहले से पता है कि ये रैक लोडिंग यहाँ होने के बाद में इस जगह जाएगा तो डेस्टिनेशन वहीं लिख देते हैं। अदरवाइज लोडिंग पॉइंट तक ऐसे जाएगा, वहाँ पे लोडिंग होने के बाद में उसका डेस्टिनेशन वहाँ पे ऑपरेट, अगर CNW स्टाफ नहीं है तो ऑपरेटिंग का स्टाफ उसमें डेस्टिनेशन लिख देगा। विदाउट डेस्टिनेशन एंड टू एंड का जो BPC है वो वैलिड नहीं रहता है। एंड टू एंड का मतलब यह है कि आपने गाड़ी मान लीजिए यहाँ बॉम्बे में एग्जामिन किया, उसका लोडिंग हुआ, अगर उसको कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता पहुँचने के बाद में उसका BPC अब वो इनवैलिड हो गया, मतलब बॉम्बे टू कलकत्ता के लिए ही वैलिड है। इसीलिए लिखा है कि उसका डेस्टिनेशन तक ही वो वैलिड माना जाएगा। अब गंतव्य स्थान पर गार्ड एवं लोको पायलट के परीक्षण के आधार पर रैक को अगले परीक्षण स्टेशन तक ले जाया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से एक लोड भेजा गया, उसका BPC दिया गया, कलकत्ता के किसी ऐसी जगह पे उसको अनलोड होना है जहाँ पे आपका CNW का एग्जामिनेशन पॉइंट वहाँ नहीं है, तो गाड़ी तो वहाँ ले जा करके खाली कर दिया। अब पता चला एग्जामिनेशन पॉइंट वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या करेंगे, अब वो जहाँ खाली किया और वहाँ से जो 10 किलोमीटर तक गाड़ी लेके जाना है, उसके लिए गार्ड और ड्राइवर वो गाड़ी को चेक करते हैं, उसको बोलते हैं GDR चेक। GDR चेक बोलते हैं, या GDR इंस्पेक्शन या GDR एग्जामिनेशन, मतलब गार्ड और ड्राइवर को चेक करना है। गार्ड और ड्राइवर क्या करेगा, विजुअली वो देख लेगा कि मतलब कोई टूटा फूटा पार्ट कहीं लटका वगैरह तो नहीं दिखाई देता है, मतलब विजुअल उसको, या विजुअली देखने पे उनको भी समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ ये बाकी से अलग दिख रही है, इसका मतलब यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो वो GDR चेक पे वो 10 किलोमीटर तक लेके जाएगा। 10 किलोमीटर एक एग्जाम्पल बताया, जहाँ भी CNW एग्जामिनेशन पॉइंट है वहाँ तक गाड़ी को लेके जाएगा, और उसके बाद फिर से वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा और फिर दूसरे डेस्टिनेशन के लिए आपकी गाड़ी चली जाएगी। यदि गंतव्य स्थान पर खाली रैक में बैक लोडिंग की जाती है तब रैक का CNW स्टाफ द्वारा परीक्षण किया जाता है। CNW स्टाफ के न होने पर रैक को गार्ड एवं लोको पायलट के परीक्षण के आधार पर रैक को अगले परीक्षण स्टेशन तक ले जाते हैं। एंड टू एंड रैक का परीक्षण के पश्चात उसकी ब्रेक पावर कम से कम 90% होना चाहिए। आपका जो एंड टू एंड परीक्षण मतलब का रैक है, जो एंड टू एंड एग्जामिनेशन करेंगे किसी रैक का, उसका ब्रेक पावर कम से कम 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम है तो आप उस आवाज कट गया सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है। राम कुमार डिग्री कहाँ से है? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही सर। लेफ्ट हो गए। सर को कॉल कर यार। वैसे हो जाता है। सर ज्वाइन हो गए। आवाज सर नहीं आ रहा है। ठीक है, कहाँ तक बताया था? गार्ड अच्छा, GDR एग्जामिनेशन तक, जी सर। GDR एग्जामिनेशन तक बताया था ना। सर ब्रेक पावर 90% तक बोले थे, कम से कम होना चाहिए। हाँ, तो इसमें आपका मतलब ये है कि अगर वहाँ CNW का एग्जामिनेशन नहीं रहेगा तो CNW एग्जामिनेशन पॉइंट तक GDR एग्जामिनेशन से गाड़ी लेके जाते हैं। अरे चंदन अपना माइक बंद कर भाई। बंद करो, अपना ऑडियो बंद करो। आपका जो एंड टू एंड एग्जामिनेशन का रैक रहेगा उसका ब्रेक पावर कम से कम आपका 90% होना चाहिए।
90% से कम ब्रेक पावर पे आप गाड़ी को अलाउ वहां से नहीं कर सकते हैं। ये आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का एक नमूना है। इसका जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट रहता है, इसका कलर जो है व्हाइट कलर का रहता है। एंड टू एंड का जो ब्रेक पावर का कलर रहता है, मतलब सर्टिफिकेट का, या व्हाइट कलर का रहता है। यहाँ पे बीपीसी नंबर लिखते हैं। उसके बाद में इशूड बाई नॉमिनेटेड इंटेंसिव एग्जामिनेशन पॉइंट डिवीजन रेलवे, आगे कॉलम बने हुए हैं, इसको भरेंगे। मतलब जैसे अगर बॉम्बे नॉर्मली, सर जी को चाय पीने हाँ देना बोलो, हो। क्या क्या बोल रहे हो? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। सर आ रही है, सर आ रही है। पता नहीं कोई बोल रहा था। इसमें इसके बाद में आपका ये डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ तक वैलिड रहेगा, डेट, ट्रेन नंबर, लोको नंबर, लोड एंड स्टॉक, टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक पावर परसेंटेज, एयर प्रेशर ऑन डिपार्चर, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा जाएगा। इंजन अटैच्ड एट इन्फॉर्म बाई वाईएम, एयर प्रेशर रेडी एट, इसमें सब टाइमिंग लिखते हैं। इसके बाद में इस पे लोको पायलट की साइन, पहले अपना सीएनडब्ल्यू का इंजीनियर साइन करता है, उसके बाद में गार्ड साइन करता है, फिर लोको पायलट साइन करता है। ये तीनों लोगों के साइन हो जाने के बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। ये है आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, इसका एंड टू एंड का। यही अगर प्रीमियम रैक रहेगा, एंड टू एंड का बीपीसी वैलिड होता है, एक एंड से जहां से आपने दिया उसके डेस्टिनेशन तक। यही अगर एक प्रीमियम रैक होता है। प्रीमियम रैक का परीक्षण वैगन को खाली अवस्था में करते हैं। खाली में कहाँ करेंगे? ए कैटेगरी अथवा अपग्रेडेड ए कैटेगरी यार्ड में किया जाता है। यार्ड को कैटेगराइज किया गया है ए बी सी में। तो जो आपका ए कैटेगरी या ए का अपग्रेडेड कैटेगरी है, ए कैटेगरी का मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। तो ए कैटेगरी यार्ड में प्रीमियम रैक का एग्जामिनेशन होता है। प्रीमियम रैक का बीपीसी इसका जो है 12 दिन तक, इसका जो बीपीसी है 12 दिन तक वैलिड रहता है। आपका जो एंड टू एंड है उसका बीपीसी, मतलब बॉम्बे से कलकत्ता का आपने दिया तो बॉम्बे से कलकत्ता गया, उसका बीपीसी खत्म हो गया। आपने जो डेस्टिनेशन दिया है वहीं तक जाएगा और वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। प्रीमियम रैक जो रहता है इसकी बीपीसी आपकी 12 दिन तक वैलिड रहती है। और ये 12 दिन में वो कितनी, मतलब उसकी लोडिंग अनलोडिंग करता रहेगा, 12 दिन तक गाड़ी चलाता रहेगा, 12 दिन तक उसकी बीपीसी आपकी वैलिड रहती है। इस 12 दिन के दौरान रैक कई बार लोडिंग अथवा अनलोडिंग किया जा सकता है। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। यस सर। आ रही है। तो आपका ये जो 12 दिन है, इस 12 दिन के अंदर उसकी कई बार लोडिंग अनलोडिंग किया जा सकता है। हर लोडिंग एवं अनलोडिंग के पश्चात गार्ड एवं लोको पायलट द्वारा जी परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। मतलब जब भी लोडिंग अनलोडिंग होगी तो अनलोडिंग और लोडिंग के बाद, अनलोडिंग करने के बाद लोडिंग होगी, उसके बाद में टीडीआर गार्ड ड्राइवर उसको चेक करेंगे। वैगन की लोडेड अवस्था में परीक्षण से बचने के लिए 3 दिन की अतिरिक्त वैधता पहले से ही दी जाती है। इन 3 दिन के भीतर रैक खाली कर अगले गहन परीक्षण स्टेशन तक ले जाना अनिवार्य है। इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, जैसे 12 दिन प्लस 3 दिन, मतलब ये 15 दिन तक वैलिड हो सकता है। इसलिए दिया गया है कि जिससे कि आपका बैगन जो है, पता चला कहीं आपने लोडिंग किया और उसका डेस्टिनेशन आप 12 दिन के अंदर नहीं पहुंच पाए, 13 दिन हो गया, तो पता चलाएगा कि अगर वैलिडिटी 12 दिन ही मानी जाएगी
तो आपको फिर लोडेड कंडीशन में उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें ग्रेस पीरियड दिया गया है 3 दिन का, कि अगर आप 13वें दिन डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहां मटेरियल को अनलोड करना था, तो अनलोड करने के बाद फिर से आप अब उसका एग्जामिनेशन कराइए, उसके बाद फिर दूसरा बीपीसी इशू होगा। तो इसमें 3 दिन का आपका ग्रेस पीरियड दिया गया है। परीक्षण के 15 दिन के पश्चात रैक लोडेड अवस्था में होने के बावजूद उसे अगले गहन परीक्षण स्टेशन तक ले जाकर गहन परीक्षण करना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 15 दिन के बाद भी वो लोड खाली नहीं हो पाया, तो फिर उसको लोडेड कंडीशन में ही उसका एग्जामिनेशन होगा, लेकिन एग्जामिनेशन जरूरी है। 15 दिन के ऊपर आप उसको नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम रैक है उसके बीपीसी की वैलिडिटी हो गई आपकी 12 दिन प्लस 3 डेज, 3 दिन का ग्रेस पीरियड। और इसका जो ब्रेक पावर रहेगा वो कम से कम 95% होना चाहिए। इसका आपका जो ब्रेक पावर रहेगा ये कम से कम 95% होना चाहिए जब आपके यार्ड से गाड़ी निकलेगी। तो आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। आपका जो प्रीमियम का बीपीसी रहता है उसका कलर जो है ग्रीन होता है। तो आप मतलब बीपीसी का कलर भी देख के जान सकते हैं कि ये गाड़ी जो है किस पैटर्न पे एग्जामिन होके आई है। अगर वो ग्रीन कलर का है, इसका मतलब उसका एग्जामिनेशन जो है प्रीमियम, वो कौन सा रैक है? आपका प्रीमियम रैक है। इसके बाद आता है आपका एक सी रैक। सीसी रैक मतलब क्लोज्ड सर्किट रैक। क्लोज सर्किट रैक का मतलब कि उसका पाथ जो है फिक्स रहता है। जैसे आपकी जो पैसेंजर ट्रेनें चलती है मेल एक्सप्रेस की, आपकी अगर कोई ट्रेन यहाँ से गोरखपुर गई है तो पता है कि गोरखपुर जाएगी किस पाथ से और आएगी भी वो उसी पाथ से, या मतलब उसका पाथ डिसाइड रहता है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। तो सीसी एयर ब्रेक रैक पीओएच एवं आरओएच बैगन से बनाया। आपका ये जो सीसी रैक के बैगन रहते हैं ये ऑफ पीओएच या ऑफ आरओएच बैगन को लेके बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है जिससे उसमें सिक मार्किंग जो है कम से कम रहे। मतलब पीएच के बाद में पीरियाडिक ओवरहालिंग होके आया है बैगन, तो जाहिर सी बात है जल्दी डिफेक्ट नहीं आएगा, या आरओएच होके आया है तो उसमें भी जल्दी डिफेक्ट नहीं आएगा। तो ये रैक जो बनाने के लिए बैगन को सेलेक्ट करते हैं वो ऑफ पीओएच और ऑफ आरओएच रहते हैं। इसको इसका एग्जामिनेशन के बाद में इसका जो बीपी ब्रेक पावर रहता है वो कम से कम 90 मतलब 100% होना चाहिए। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर, आ रही। तो आपका तो जो आपका जो सीसीर जो रैक रहेगा उसका जो ब्रेक पावर परसेंटेज है वो आपका 100% है आपके डिपो से जब निकलेगा रैक। इसकी बीपीसी की वैलिडिटी जो है ये 30 + 5 डेज ग्रेस पीरियड, मतलब 35 डेज तक चला सकते हैं। किलोमीटर में है आपका 6000 या 7500। बीपीसी की वैधता जो है आपका 6000/7500 किलोमीटर अथवा जारी करने की तारीख से 30 दिन + 5 दिन तक जो भी पहले होती है। मतलब अगर आपका किलोमीटर पहले आ गया तो किलोमीटर पे मान लिया जाएगा, और दिन पहले आ गया तो दिन पहले। जैसे अगर आपका, हेलो आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, ओके। कट कट हाँ, तो इसकी वैलिडिटी का जो ये है किलोमीटर है आपका 6000 किलोमीटर या 30 डेज, 6000 या 7500 किलोमीटर या 30 और 5 डेज का ग्रेस पीरियड जो पहले आ जाए। किलोमीटर पहले हो जाएगा तो किलोमीटर, दिन पहले हो जाएगा तो दिन, उतने दिन तक ये वैलिड रहता है। इस 30 दिन के दौरान रैक कई बार लोडिंग अनलोडिंग किया जाएगा। ये 30 दिन तक रैक चलेगा। इसके बीच में उसकी कई बार आप लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं।
उस लोडिंग अनलोडिंग के बाद में वो जीडीआर एग्जामिनेशन पे गाड़ी आपकी चलेगी। अगर मान लीजिए कोई सीसी रैक है, उस पे किलोमीटर नहीं लिखा गया है, किलोमीटर अगर उस पे एंट्री नहीं की गई है, तो फिर वो आपका 20 दिन तक ही वैलिड रहेगा। सीसी रैक के बीपीसी पर यदि किलोमीटर की संख्या भरी न होने पर उसकी वैधता जारी करने से 20 दिन तक वैध मानी जाती है। इस तरह के अवैध अवैध सीसी रैक के बीपीसी को रीवैलिडेट करके रैक को उसके बेस डिपो तक पहुंचाया जाता है। अगर मान लीजिए उस पर किलोमीटर नहीं लिखा है तो 20 दिन के बाद में उसके बीपीसी का रीवैलिडेशन होता है। रीवैलिडेशन के लिए रैक को एग्जामिन करना पड़ेगा और एग्जामिन करने के बाद में फिर इसको देते हैं, जिससे कि उसका जो बेस डिपो है वहां तक आपका रैक पहुंच जाए। बीपीसी पर उल्लेखित पूर्व निर्धारित रूट पर ही सीसी रैक को चलाया जाता है। सीसी रैक का जो रूट रहता है वो फिक्स रहता है और वो उसी रूट पर ही चलेगा और किसी रूट पे वो गाड़ी को नहीं लेके जा सकते। सीसी रैक का परीक्षण दिन के उजाले में किया जाता है। नॉर्मली जो सीसी रैक रहता है उसका एग्जामिनेशन जो है डे लाइट में करते हैं। ठीक है। इसका जो बीपीसी रहता है उसका कलर आपका पीले रंग का होता है। तो आपका इसका एंड टू एंड का हो गया आपका व्हाइट, आपका प्रीमियम का ग्रीन और सीसी रैक का बीपीसी का कलर हो गया आपका पीला। इनके ब्रेक पावर जो हैं आपका एंड टू एंड का मिनिमम ब्रेक पावर एग्जामिनेशन पॉइंट पे 90 होना चाहिए। प्रीमियम का आपका 95 होना चाहिए। सीसी या बीएलसी रैक का सीसी है उसका ब्रेक पावर 100 होना चाहिए। इन रूट के लिए है आपका, अगर एंड टू एंड है तो मिनिमम 75 होना चाहिए। प्रीमियम का इन रूट के लिए नहीं लिखा है और सीसी रैक का इन रूट के लिए मिनिमम 95 होना चाहिए। बीपीसी वैलिड कितने दिन तक रहेगा आपका एंड टू एंड जो है डेस्टिनेशन तक। प्रीमियम 12 + 3 डेज। सीसी रैक आपका है 6000 या 7500 किलोमीटर और डेज में जाएंगे 30 या 35 डेज जो पहले आ जाए। इन सारी वैलिडेशन के साथ साथ एक चीज और भी है कि अगर कहीं 4 या उससे ज़्यादा वैगन डिटैच करने पड़े, जैसे गार्ड जीडीआर मतलब गार्ड ड्राइवर ने चेक किया, अगर उनके हिसाब से लगा कि ये 4 वैगन चलने लायक नहीं है या 5 वैगन चलने लायक नहीं है, तो उन 5 वैगन को निकालना पड़ेगा। अब अगर आपने 4 या उससे ज़्यादा वैगन निकाल दिया तो आपका बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। तो उसको फिर से रैक को एग्जामिन करना पड़ेगा। कौन? अब उसको किसी सीएनडब्ल्यू एग्जामिनेशन पॉइंट पे ले जाके एग्जामिन करना पड़ेगा अगर 4 या उससे ज़्यादा वैगन डिटैच कर दिए गए तो। ठीक है, ये था आपका वैगन का मतलब यार्ड में क्या काम होता है उसका एक जनरल आइडिया। सर ठीक है। प्रीमियम रैक से क्या मतलब सर? प्रीमियम उसके नाम अलग अलग दिए हैं। मतलब अगर कोई प्रीमियम रैक है तो उसका जो एग्जामिनेशन होगा उसके बाद में वो 12 दिन तक चलेगा। अच्छा ठीक है सर। जैसे सर जैसे बीपीसी आपकी जो, हाँ बोलो। सर बीपीसी इशू कौन करता है? क्या चीज? क्या चीज? सर बीपीसी जो होता है सर्टिफिकेट वो इशू कौन करता है? नहीं, बाकी लोग ऑडियो बंद करो, एक आदमी बोलो। हाँ बोलो। ये बोल रहा है सर कि बीपीसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसको जारी कौन करता है? जारी जो सीएनडब्ल्यू के इंजीनियर रहते हैं ये जारी करते हैं। ठीक है। हेलो सर, मानिए कि जो सर जो जारी सीएनडब्ल्यू, करने का हेलो हाँ बोलो। सर, अगर बीपीसी सर्टिफिकेट जारी अब हो गई
अगर बीच में अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा सर?